कल हम लोग देखें कि स्वर जो होता है ना, स्वर वो ऐसा वर्ण होता है जिसका उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से होता है। उसके उच्चारण में किसी वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उसमें 11 देखे थे, 11 में 4 जो स्वर थे वो हर्ष स्वर थे और बाकी जो 7 स्वर थे वो दीर्घ स्वर थे। और बात किए थे कि एक और स्वर होता है जो होता है पलुत। हर्ष स्वर का परिभाषा पढ़े थे कि वैसा स्वर जिसके उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उसे हर्ष स्वर कहते हैं, जिसमें एक ही मात्राएं होती हैं। इसमें था अ, हर्षी, हर्षु और री, यही 4 थे। इसके अलावा जो भी बच गए दीर्घ स्वर थे। दीर्घ स्वर वैसे स्वर थे या हैं, थे क्या हैं, जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है, अर्थात ये द्विमात्रिक होते हैं, इसलिए इसमें हर्ष स्वर से 2 गुना समय लगता है। और ये दीर्घ स्वर इन चारों को छोड़कर अर्थात अ, हर्षी, हर्षु और री को छोड़कर जितने भी थे वो कौन थे? आ, दीर्घी, दीर्घु, ए, ओ, औ। बस इतना ही। यही 5, 2, 7 यानी कि 7 जो थे ये दीर्घ स्वर थे, ये हर्ष स्वर थे। ये हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा। आज हम लोग पढ़ेंगे कि भाई पलुत क्या होता है। पलुत, देखिए पलुत एक्चुअली ना स्वर के मुख्यतः जो होते हैं ना वो 2 भेद होते हैं। पलुत क्या होता है, कभी कभी मंत्रोच्चारण करने के समय, किसी को पुकारते समय हमें थोड़ा लंबी मात्रा की आवश्यकता पड़ती है। जैसे कोई जा रहे हैं, कहते अरे भाई साहब, अरे हो अजी, थोड़ा सा लंबा शब्द कर देते हैं। मंत्र भी पढ़ते हैं तो ओम का उच्चारण करते हैं ओम, माँ का थोड़ा सा लंबा कर देते हैं, तो इसी को कहा जाता है पलुत। जब किसी वैसे मतलब वैसे वर्ण या यूँ कह सकते हैं वैसे स्वर जिसके उच्चारण में हर्ष स्वर से 3 गुना समय लगता हो या उससे ज़्यादा समय लगता हो, उसे पलुत कहते हैं। पलुत जो होते हैं त्रिमात्रिक शब्द होते हैं, अर्थात 3 मात्रा को उच्चारण करने में जितना समय लगता है उतना इसको उच्चारण करने में समय लगता है। जैसे देख सकते हैं ओम, अरे, ये जो शब्द हैं इनके उच्चारण में ज़्यादा समय लगा, 3 गुना समय लगा, किससे? हर्ष स्वर से। तो हम कहेंगे क्या, ये पलुत है। इसका ज़्यादा रोल नहीं है, ये बहुत ही कम रेयर केस में यूज आते हैं, बट है तो है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि भाई व्यंजन किसे कहते हैं। स्वर वर्ण के बारे में बात किए कि वो 11 होते हैं, तो व्यंजन पहले किसे कहते हैं, कितनी संख्याएं होती है, कितने प्रकार के होते हैं, सबको हम लोग आज जानेंगे। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता हो उसे व्यंजन कहते हैं। मतलब ऐसा वर्ण जिसके उच्चारण करने के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। कोई भी जो स्वर होता व्यंजन होता है उसका उच्चारण बिना स्वर की सहायता से नहीं किया जा सकता है। जैसे हम बोलते हैं क, तो क जो बोलते हैं वो सिर्फ क नहीं बोलते हैं, क के साथ साथ अ का भी उच्चारण होता है। क हलंत और अ, क हलंत और अ। तो इसमें जो देख रहे हैं ये जो व्यंजन है इसके उच्चारण करने के लिए एक स्वर की आवश्यकता पड़ी है। ठीक है, चाहे कोई भी व्यंजन हो, चाहे म हो, इसमें उच्चारण करने के लिए म हलंत और अ की आवश्यकता पड़ती है। तो एकदम आसान परिभाषा है, बचपन से हम लोग कितनी बार पढ़े हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण स्वर की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। इसकी कुल संख्या कितनी है? बोलिए कितनी है? 52 टोटल वर्ण हैं। 52 टोटल वर्ण हैं। तो व्यंजन कितने हैं? 11 तो ये है स्वर, तो 52 घटाइए 12 में से, 12 में 1 में से 11, तो 1 और ये हो गया आपका 41 नहीं है, व्यंजन की संख्या 33 है।
दैनिक संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में, हिंदी व्याकरण में टोटल 33 व्यंजन हैं और बाकी सब और भी चीज़ हैं, उसको भी पढ़ेंगे हम लोग कि कौन कौन से संयुक्ताक्षर भी हैं, कुछ हिंदी के अपने स्वर भी हैं, उनको भी हम लोग जानेंगे, बारी बारी से जानेंगे एक एक करके। तब लास्ट में एक खाका बनाएंगे कि कौन 52 पुराएंगे, कितना पूर रहा, कैसे पूरा 52, है ना। अभी तो स्वर व्यंजन समझ में आ गया हम लोगों को। अब बात करते हैं कि व्यंजन के आखिर जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार होते हैं। तो व्यंजन के मुख्यतः ये 4 प्रकार होते हैं। व्यंजन के मुख्यतः 4 प्रकार होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। अब देखते हैं बारी बारी से इसको कहते किसे हैं, थोड़ा थोड़ा सा समझते चलिए इसको। ये जो व्यंजन है, सबसे पहला जो व्यंजन हम लोगों का है वो है क्या? स्पर्श व्यंजन। वैसा व्यंजन जो कंठ, तालु, मूर्धा एवं दांत इत्यादि से स्पर्श से बोले जाते हैं, इसके स्पर्श से बोले जाते हैं, उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं। जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं ना, तो हमारी जो जुबान है, जिसे हम जीभ बोलते हैं, वो हमारे मुंह के किसी भाग से टच करता है। उसी के टच करने से या उसके सहयोग लेता है। कोई जरूरी नहीं कि बार बार टच करे, सहयोग भी उसका लेता हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में उसके आधार पर उसको बनाया गया कि भैया आपको अंतस्थ कहेंगे कि स्पर्श कहेंगे कि ऊष्म कहेंगे कि संयुक्त कहेंगे, उसी के आधार पर उसको बांटा गया है। तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं स्पर्श व्यंजन, इसमें जो उच्चारण करेंगे ना, वो कंठ, तालु, मूर्धा एवं दांत से स्पर्श करता हुआ, इसमें से किसी एक से स्पर्श करता हुआ वो उच्चारित होगा। जैसे स्पर्श व्यंजन की जो संख्या है वो 25 है। 25, उसमें क वर्ग, क वर्ग में क, ख, ग, घ अंग आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ, य आते हैं। ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ बड़ी ना आता है। त वर्ग में त, थ, द, ध न आता है। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म आता है। इसमें टोटल संख्या कितनी है इसकी? 25। तो परीक्षा में ये आता है कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं, तो इसका सीधा जवाब देंगे कि 25 हैं। प्रश्न यह भी, इसका उच्चारण स्थान हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं कि किसका उच्चारण स्थान कहाँ पे होता है, उसको हम लास्ट में देखेंगे कि 52 जो वर्ण है टोटल, उसका उच्चारण कहाँ कहाँ से होता है, किसका उच्चारण कहाँ से होता है, वो हम लास्ट में पढ़ेंगे। उसको कहेंगे क्या? वर्णों का उच्चारण, एक नया टॉपिक देंगे हम लोग, ठीक है ना। अभी हम लोग ये जाने कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो इन 25 को स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। क, ख, ग से लेकर प, फ, व तक जितना होता है उसको 25 क्या कहेंगे हम लोग? स्पर्श व्यंजन। नेक्स्ट है आपका अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन का भी एक परिभाषा है जो बुक में दिया हुआ है, परंतु सबसे अच्छा परिभाषा यही बनता है कि य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। आखिर क्यों कहते हैं, इसका भी रीजन हम पढ़ के सुनाते हैं किताब में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है क्या? ये स्वर व्यंजन के बीच अंतस्थ हैं, अर्थात इसके उच्चारण में जीभ, तालु, दांत और ओष्ठ परस्पर सटते हुए रहते हैं। इसका जब उच्चारण करते हैं ना, तो या तो जीभ या तो तालु, ध्यान दीजिएगा क्या क्या चीज कर रहा है, या तो जीभ, तालु या दांत या ओष्ठ, ओठ, ये जो है आपस में स्पर्श करता हुआ होता है, तो हम लोग कहते हैं अंतस्थ व्यंजन इसको, ठीक है ना। इसका भी परिभाषा बन सकता है कि वैसे वर्ण या वैसे व्यंजन जिसके उच्चारण में जीभ, तालु या दांत या ओष्ठ आपस में स्पर्श करे, उसे हम क्या कहेंगे? अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। अब या तो इससे अच्छा परिभाषा यही है कि यह छोटा सा, देखिए 4 गो है, ये अंतस्थ व्यंजन फिक्स है। कितने होते हैं? 4 होते हैं। तो 4 होते हैं, बहुत कम अमाउंट है, तो हम डायरेक्ट इसका परिभाषा इसी से बना देंगे। क्या? य, र, ल और व को अंतस्थ व्यंजन कहेंगे। पर इससे परिभाषा भी याद हो गया और प्लस में उदाहरण भी याद हो गया और कितनी संख्या ये भी याद हो गया। कोई जरूरी नहीं इतना लंबा चौड़ा याद करने का। और एक बात आपको हम क्लियर कर दे कि व्याकरण का जितना भी चीज़ पढ़ा रहे हैं, इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा, सारा ऑब्जेक्टिव आएगा। मतलब ज़्यादा परिभाषा लिखने के चक्कर में नहीं पढ़ना है,
समझने के चक्कर में पढ़ना है, समझ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के चक्कर में पढ़ना है। परिभाषा लिखकर यहाँ महारत हासिल नहीं करना है हमको, क्योंकि एक भी ये परीक्षा में ये नहीं आएगा कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं। परीक्षा में ये आएगा कि भैया ट है, व है, ह है, अक्षा है, इसमें कौन अंतस्थ व्यंजन है। तो बस ये क्वेश्चन आएगा। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं ये क्वेश्चन आएगा, समझ रहे ना। ये क्वेश्चन नहीं आएगा कि अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखिए, ऐसा नहीं आएगा। हाँ ऐसा आ सकता है, ऐसा आ सकता है कि य र ल व को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन हो सकता है, ऐसा क्वेश्चन है ना, समझ रहे ना बात को। तो जो भी क्वेश्चन होगा सारा क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव होगा। तो ज्यादा फोकस किस पे करना है हम लोग को, लिखने पर कि समझने पर, समझने पर, और उसका प्रैक्टिस सेट बनाने पर। क्वेश्चन जो आता है ना ऑब्जेक्टिव, उसको बनाने पे हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला क्या आता है, उष्म व्यंजन किसे कहते हैं। देखिए, वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण में गर्म वायु निकलती हो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। उष्म मतलब उष्म नाम से पता, उष्म माने होता है गर्मी, उष्म माने क्या होता है, गर्मी। तो उष्णता हो, जिसको उच्चारण करें तो मुंह से थोड़ी सी गर्म मात्रा में हवा निकले। अब ट्राई हम लोग करते हैं, भैया गर्म हवा तो नहीं निकल रही है। तो इसके दो कारण हो सकते हैं, कि हो सकता है कि सर्दी का मौसम हो, या यूं कहिए कि वातावरण में आपका हीट जो निकल रहा है उससे ज़्यादा हीट यहाँ पे हो, मौजूद हो। और इसका एक कारण और भी हो सकता है कि उच्चारण करने नहीं आ रहा हो। दो कारण हो सकते हैं, ठीक है ना। देखिए तो बात को समझिए, तो उष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो वैसा व्यंजन जिसके उच्चारण के समय क्या निकलता हो, गर्म वायु निकलता हो, उसे क्या कहते हैं, उष्म व्यंजन कहते हैं। आप इससे अच्छा इसका परिभाषा यह भी बना सकते हैं कि तलाविशा, मूर्धन्यसा, दंतसा और ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं, क्या, तलाविशा, मूर्धन्यसा, दंतसा तथा ह को उष्म व्यंजन कहते हैं। ऐसे बना दीजिए आप, ठीक है। अब इससे यह भी प्रश्न बन गया कि उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो ये 4 होती है, फिक्स होता है ये, याद रखिएगा, तलाबिशा, मूर्धन्यसा और दंतसा और ह, एकदम याद रखना है कंठस्थ, क्योंकि इससे परीक्षा में क्वेश्चन घुमा फिरा के आएगा, पूछ देगा कि भैया प, ह, न और ल में कौन उष्म व्यंजन है। ऐसा ऑप्शन आता है, एकदम आसान रहता है, परंतु वही बोले ना, सारा चीज आसान रहता है। सर कौन बड़ी की बात है, ऐसे तो आइए करेगा, स्वाभाविक यही क्वेश्चन आएगा, स्वाभाविक है यही क्वेश्चन आएगा, मगर बच्चे बनाते कम है, यह भी स्वाभाविक हो जाता है। सारा चीज आसान है, कोई भारी इसमें, हम बोले तो आपको पहले बता दें, हिंदी व्याकरण में अभी से लेकर जितना तक पढ़िएगा ना, सारा आसानी होगा, क्योंकि आप लोग कई मरतबे पढ़ चुके हैं। इसका एक कारण यह भी है, और एक कारण और भी है कि हमारी मातृभाषा में है, और एकदम जनरल बातें हैं, नॉर्मल सी बातें, कोई बड़ा साइंटिफिक वर्ड नहीं है, साइंटिफिक भाषा भी नहीं है इसमें, समझ रहे हैं ना। आसान है, बट आसान को और आसान करना है हम लोगों को, ठीक है ना। नेक्स्ट, अगला हम लोगों का, ये बहुत VVI टॉपिक है, और इससे हर साल एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो आते ही हैं, हर साल, ठीक है ना, हर साल 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं इससे। प्रश्न क्या है, चलिए टॉपिक क्या है, संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं। वैसा व्यंजन जिसकी रचना 2 व्यंजनों के मेल से हुई है संयुक्त व्यंजन कहलाता है, या संयुक्ताक्षर कहलाता है। संयुक्ताक्षर मतलब संयुक्त होने वाला अक्षर, माने जुड़ा हुआ अक्षर, माने वैसा वर्ण जिसमें 2 वर्ण मिला हो, वो भी व्यंजन वर्ण, 2 व्यंजन वर्ण आपस में मिलकर एक नया व्यंजन वर्ण बनाता हो, तो क्या कहेंगे हम लोग इसको, संयुक्त व्यंजन। अब ये कितने हैं, तो ये भी 4 हैं, अक्ष, तरा, ज्ञ और श्र, अक्ष, तरा, ज्ञ और श्र, ठीक है ना, याद रखेंगे। सवाल यह भी आता है कि भैया अक्ष किससे बना है, सवाल यह भी आता है कि अक्ष किससे बना है, त्रा किससे बना है, ज्ञ किससे बना है और श्र किससे बना है। सबको पता है आप लोगों को अक्षर किससे बना है, कौन बताएंगे, बोलिए बोलिए, तुम बोलो, ठीक, गलत नहीं बोलिए, ठीक सुन,
कला क हलंत प्लस, किसको किसको लगता है कि भाई सही है? सही है, फुल समर्थन। किसको किसको लगता है कि भाई गलत है? क्या है नहीं पता है? नहीं पढ़ाए थे? चलिए हम भी देख लेते थोड़ा सा। नहीं किताब खोला का गलत बात हुई ना, ऐसे बोल रहा है किसी एटम बम खोल दिया है। सही है। ठीक है, नहीं मैट्रिक में भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा था, बहुत जगह पढ़ाई होता है। चलिए अब चलिए एक एक बताएंगे। चलिए ये सही है आपका। त्रा किससे बना है, कौन बताएंगे? हाँ बोलिए, आप ही बताइए। ट हलंत प्लस र, गुड। ज्ञ किससे बना है, बोलिए? ज हलंत प्लस य, चलिए ठीक है। स्र किससे बना है, कौन बताएंगे? बोलिए आप, बोलिए आप। तालाबे स हलंत प्लस र। अच्छा एक मिनट, क्या इसका, अच्छा बताइए, ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट परीक्षा में कई बार पूछा गया। ऐसे पूछा त हलंत प्लस र से क्या बनता है? हम लोग लगता है कि संधि का क्वेश्चन है, संधि क्वेश्चन नहीं होता है ये। एक्चुअली ये डायरेक्टली आपका संयुक्ताक्षर पूछता है। देखिए इसमें आप देखिए ये सब के सब क्या है, आपका व्यंजन है। ये सारा देखिए व्यंजन है, और ये जो जुड़ा है ना ये सब भी व्यंजन ही है। देख लीजिए ये सारा व्यंजन ही है, देखिए। और ये देख रहे हैं ये भी व्यंजन ही है। तो अभी आप पढ़े हैं क्या कि संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? तो वैसा व्यंजन जिसका निर्माण दो व्यंजनों के मिलने से हुआ हो। देखिए अब उच्चारण कीजिएगा ना तो ऐसे देखिए, अक्ष तो क श अक्ष है ना, त्र 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 है ना, तर तर है ना, त्र, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना आप, तर देखिए तर तर हो गया। नेक्स्ट ज्ञ ज य पढ़ना लगा, ज्ञ 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 है ना। नेक्स्ट स्र, स में र, दो को तो सिंपल ही लग रहा है कि भैया ये तो सिंपल एकदम उच्चारण पे ही बैठ जा रहा है ना। इसका भी लास्ट वाला मिल रहा है देखिए, और इसका भी लास्ट वाला मिल रहा है ज्ञ 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 य आ रहा है ना, ज्ञ में य, अक्ष में अक्ष छ आ रहा है इसमें, नहीं तो मेनली तो तीन को तो ऐसे याद हो जाएगा आपका, एक तो याद करके रखना पड़ेगा क प्लस मूर्धन्य ष। अब परीक्षा में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा कि अक्ष किससे बना है, किन दो वर्णों के मिलने से अक्ष बना है? तो क हलंत और मूर्धन्य ष। ये आपका VVI टॉपिक हो गया, कई बार आ चुका है मैट्रिक में, तो इसका हर साल एक ने क्वेश्चन रहता ही रहता है इससे। ठीक है ना, याद कर लेंगे। ठीक है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखिए क्या है, इतने बनाए थे। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सबको पुराते हैं 52 पुर रहा है कि नहीं पूरा है ना। चलिए हिंदी भाषा में टोटल वर्णों की संख्या 52, टोटल वर्णों की संख्या। अब आपका सहयोग, बोले थे ना आपका सहयोग होना चाहिए इसमें। टोटल वर्णों की संख्या 52 है। कैसे हैं तो इसको हम लोग अभी पुराएंगे है ना। चलिए जो स्वर होते हैं, पहले बात करते हैं स्वर की। स्वर, स्वर वर्ण कितने? 11। पहले लिख लेते हैं कौन कौन है, तो वो भी लिखेंगे अभी हम लोग। चलिए सवाल पढ़िए लीजिए एक बार, बचपन में कहीं पढ़े। कितने हो गए? चुपने के लिए नहीं कहिए, अब कहाँ से चुप रहेगा। ये सबका सहयोग होना चाहिए। स्वर, चलिए व्यंजन में कितने? 33 हुए। तो चलिए उसमें आप पढ़े सबसे पहले कौन व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। चलिए स्पर्श व्यंजन की बात करते हैं।
स्पर्श व्यंजन। व्यंजन में आई स्पर्श व्यंजन में कौन कौन से आ गए? चलिए चलिए सब लिखते हैं। झा झा चलिए एक बात नहीं एक्स्ट्रा बात नहीं कीजिए। चलिए लिखना है। क्या हो गया? 9 2 का लग रहा है भैया। चलिए टोटल हो गया ये। चलिए 25 कितना होगा टोटल? 25 10 35 1 36 हो गया नहीं। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। कल जुड़वा लेंगे, इसको भी जुड़वा लेंगे इसमें इन्वर्टर। कल इन्वर्टर मजा वाला क्लास में मजे से पढ़ेंगे ना। चलिए अंतस्थ व्यंजन में हो गया य र ल व 4 हो गए चलिए उसके बाद कौन व्यंजन पढ़े हम लोग? ऊष्म व्यंजन। इसमें देखे थे हम लोग 4 थे। कौन थे? तालाबी सा, मूर्धन्य सा। जोड़ते जाइए, कोई आदमी जोड़ते जाइए। कितना हो रहा है? 36 हुआ था। हाँ 40 से 44 हो चुका है नहीं। इतने तो पढ़े कि हाँ संयुक्ताक्षर भी तो पढ़े हैं। संयुक्त वर्ण नहीं। संयुक्त वर्ण का लिखते गलती हो गया क्या? संयुक्त वर्ण नहीं हो सकता, वर्ण नहीं स्वर और व्यंजन होता। चलिए व्यंजन ही लिख देते। चलिए हमको लिखने का मन कर रहा है अच्छा कोई बात नहीं, हो गया अब ठीक है। अब इसके ये कितने हैं? एक अक्षा त्रा और श्रा, ठीक है यही ना। तो ये कितने हो गए? फिर देखिए नया क्लास 48 हो गए। 4 और घट रहे हैं। एक होता है अयोह वाह। क्या होता है? अयोह होता है कि अयोह होता है? क्या होता है? अयोग वाह है ना। अयोग वाह आए ना, ठीक है। इसीलिए कहाँ पे ना ठीक है, हम किताब लेकर बैठे यहीं लगे। किताब हम जानते थे कि कहीं कहीं हम पूछेंगे आपसे, तो किताब ही लेके बैठे हैं पूरा एकदम पोथी पत्र, बीच में देखते भी रहेंगे। अयोग वाह में कितने हो गए? कौन कौन हो गए इसमें? 2 हो गए। कौन कौन हो गया? जो बच गया था अ में, और बड़ा गुस्सा आ रहा टीचर पे कि काला सिखा दी 2 एक्स्ट्रा हमको। सर जी लिखते हैं वो तक लिख रहे हैं, हम लोग को अह तक सिखाया गया था। तो ये अयोग वाह हो गया। ठीक है अभी भी 2 घट रहा, अभी 50 हुआ है। और क्या होता है वो? द्विगुण अनुनासिक। तो अनुनासिक तो नासिक तो आ गया ना। अनुनासिक तो कहते हैं नाक से उच्चारण जो होता है उसको अनुनासिक कहते हैं। पंचमाक्षर होता है वो तो अलग हो गया। 2 और बच रहे हैं, वो हिंदी के अपने व्यंजन होते हैं। वो क्या होते हैं? ढ और बड़ी र। अच्छा टठा में गलती तो नहीं लिख दी हम जी? हमको तो लिखा है गलती लिखे हैं गलती लिखे हुए। टठा में डी में ये बिंदु नहीं होता। आपको जानना चाहिए ये बात कि टठा में जो भी सिखाएं आपको ये वाला बिंदु सारी टीचर गलती सिखाए आपको। बिंदु नहीं होता। वो पूरा जगह तो पूरी में नहीं करेगा आपका। और ना देखिए आप बताते हैं। अब 2 चीज होते हैं। ये अंगा भी है ना आपका, ये अंगा भी गलती है। अंगा में यहाँ पे ना होता है,
दे देते नीचे। देखे क ख ग में भी गलती होता है और ट ठ र में भी गलती होता है। पता नहीं कितने बच्चों को हम लोग सिखा देते हैं गलती। यहाँ पे भी बिंदु नहीं होता है, याद रखिए नहीं होता है। अब देखिए हिंदी के अपने व्यंजन उसे कहा जाता है, वो कौन कौन होते हैं देखिए। इसको कहते हैं द्विगुण। द्विगुण वर्ण या इसको बोलते हैं हिंदी के अपने व्यंजन। क्या कहते हैं? हिंदी के अपने व्यंजन। हिंदी के अपने व्यंजन, इसी व्याकरण में इसका नाम दिया गया है। और ये कितने होते हैं? दो होते हैं। एक होता है ड के नीचे लगा जाते हैं ऐसे तो बड़ी हो जाता है, और एक ढ के ढ ये है और ढ के नीचे आता है तो अ हो जाता है। अ बताते हैं। जैसे देखिए इसको पढ़ना क्या तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? पेन पढ़ते हैं ना, पे र र र, इसको र पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? र अ र अ। इसको क्या पढ़ते हैं? र अ। क्या पढ़ते हैं? र अ। र नहीं पढ़ते हैं, र अ। बड़ी र हम लोग कहते हैं ना, बड़ी उसको र उच्चारण होता है, र अ। इसका क्या है? देखिए इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ने के लिए आप भी पढ़ लीजिए। प हटा दिए, अढ़ 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 अढ़। समझ में आया? इसको क्या पढ़ते हैं? अढ़। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। इसको क्या पढ़ते हैं? र अ। क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं अढ़। अढ़ द नहीं, अढ़। ठीक, बिंदु ये नहीं लगाएंगे तो ये ड हो जाएगा, ड। और इसमें ना लगाइएगा तो हो जाएगा ढ ना, उसमें आ का उच्चारण नहीं कर, आ को उच्चारण नहीं करना होगा। आ तो रहबे करता है, व्यंजन है तो आ तो रहबे करेगा, स्वर होबे करेगा। कोनो ऐसा व्यंजन का उच्चारण तो बिना स्वर के नहीं हो सकता है, तो आ तो रहबे करना, उच्चारण नहीं करेंगे उसका। हल्का सा कोशिश करेंगे ढ पढ़ने का, मगर पूरा ढ नहीं होता है, ढ हल्का सा होता है। इसका उच्चारण मानता होता है दोनों में। और यही लगा दीजिएगा, यही लगा दिया तो ढ बन जाएगा। माने ये दो होता है, दोनों दो होता है। हम लोग तो ये समझते हैं ट ठ ड ढ में हमेशा बिंदु देवे करते हैं। इवन किताब में भी बहुत जगह लिखा रहता है, च ठ लिखा रहता है, उसमें लिखा रहता है बिंदु रहता है, तो हम लोग यही समझ लेते हैं। परंतु आप वो कर लीजिए ना तो आपका पूरे नहीं करेगा, नहीं पूरेगा 52 गो। हिंदी भाषा में 52 वर्ण नहीं होते, तब 50 वर्ण हो जाएंगे आपका। तो जहाँ से 51 वर्ण पूरे। अब देखिए 52 वर्ण कितना पूरा गया। अब ऐसा पुराने के लिए कर दिए, नहीं पुराने के लिए नहीं किया है, तभी तो पूरा है। यली में है, ठीक है ना, तभी पूरा है। अब आप जोड़िए सबको। चलिए थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ अब पूरेगा ही पूरेगा, नीचे पूरेगा, देख लेते हैं। और आपको ये पुराना भी है, लिखने याद भी करके रखना है। चलिए ये हो गया आपका 2, और ये भी हो गया आपका 2, ये 4 है, ये 4 है, ये 4 है, ये 25 है, ये 11 है। देखिए 11 और 25 हो गया आपका 36, 36 4 40, 40 4 44, 44 4 48, 48 2 50 2, तो कुल 52 वर्ण होते हैं। कुल हो गया आपका 52। हिंदी भाषा में कितने वर्ण होते हैं? 52। कौन कौन होते हैं याद रखना, एकदम कंठस्थ रखना याद। कोई भी एग्जाम में आ सकता है, कहीं से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ सकता है। यही कहलाता है आपका वर्ण विचार। वर्णों को समझ लिए, कौन वर्ण होता है, क्या होता है, समझ गए। सबको आप कैटेगराइज कर लिए, वर्ण विचार पढ़ लिए। अब इसी के अंतर्गत एक चीज और पढ़ना है हम लोगों का, वर्णों का उच्चारण स्थान। वर्णों का उच्चारण स्थान कि आखिर वर्णों का उच्चारण, किस वर्ण का उच्चारण कहाँ से करते हैं, इसका हम नहीं बनाया है, कल आपको पढ़ाएंगे इसके बारे में कि वर्णों का उच्चारण स्थान कहाँ से हो गया।